हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है कि हमारा समाज को लेकर होने वाला है, और काफी सारे स्टूडेंट का जो समाज को लेकर के डाउट है वो इस वीडियो में 100% दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में समाज को पूरे संपूर्ण तरीका से बताएंगे कि समाज किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, प्लस उदाहरण सहित समझेंगे। और एक मेन इंपॉर्टेंट है कि समाज को पहचानने का तरीका आपको इस वीडियो में 100% बता देंगे कि आपको कहीं भी, या फिर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट, एमपी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसलिए एक बार वीडियो को शुरू से लेकर के संपूर्ण जरूर देखिए। कोई भी किसी प्रकार का आपका डाउट समाज को लेकर के आज के बाद नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समाज किसे कहते हैं। ये मेरा बोर्ड पूरा खाली है, अब बताएंगे कि समाज किसे कहते हैं, बस आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। आप बोलेंगे भैया संक्षेप किसे कहते हैं, तो आपने क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे कि, या फिर 8th में पढ़े होंगे कि संक्षेप होता है जब काफी सारे वर्ड क्या करते हैं, वर्ड आपको दिए गए हैं, अब उसको बोलते हैं टीचर कि आपको क्या करना है, एक संक्षेप, यानी कि 100 वर्ड है उसको 20 वर्ड में करना है। क्लियर है, 20 वर्ड में करना है, वो भी एक साथ करना है, तो वो एक साथ करना ही हमारा संक्षेप कहलाता है। तो उसी प्रकार समाज में होता है, समाज का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेप होता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया पद का जब निर्माण करेंगे भैया, तो उसे हम कहेंगे समास कहेंगे। क्लियर है, क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलेंगे और एक क्या करते हैं, नया पद का निर्माण करेंगे, तो हम उसको कहेंगे समास कहेंगे। समास कहेंगे। अब कैसे कहेंगे, अब ये देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्या है, नीलोत्पलम। ठीक है, ये हमारा है एक पद, जब ये पद बन चुका है, ठीक है, और इसका विग्रह जब करेंगे नील जोड़ उत्पलम, ये क्या है, जब दो पद आपस में मिलकर एक नया पद का निर्माण किया, तो यही हमारा हो गया समास हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये जानते हैं कि मैंने तो इसका विग्रह कर दिया। आप बोलेंगे भैया विग्रह किए तो विग्रह का परिभाषा भी चाहिए, जरूर चाहिए। आप जानते हैं विग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, विग्रह हम किसे कहते हैं, तो समासिक पद या समासिक शब्द या शब्द से समास से चलने वाले को जब एक अपने मूल रूप से विभक्तों को अलग अलग करके या सभी विभक्ति को अलग अलग करके दर्शाना ही हमारा क्या कहलाता है, वो विग्रह कहलाता है। जैसे कि अभी मैंने दर्शाया, दो को अलग अलग करके या उनको छांट छांट के लिख दिया और एक नया पद का निर्माण किया, तो जब छांट छांट का दिखलाना ही हमारा क्या कहलाएगा, अब हमारा क्या कहलाएगा, विग्रह कहलाएगा। क्लियर है, तो विग्रह आप समझ गए। अब जानते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा डाउट ये आपका होने वाला है, आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर अन्य एग्जाम में भी। तो समास के कितने प्रकार होते हैं, तो जानते हैं समास के, मैं यहां पे लिख देता हूं, समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे, समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। अब बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे 4 ही प्रकार होते हैं। आप बोलेंगे कैसे होते हैं, चलिए बताते हैं। पहला आपका हो जाता है अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। देखिए हम 6 पहले लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा आपका हो जाता है कर्मधारय समास, ठीक है। चौथा आपका हो गया द्विगु समास, ठीक है। उसके बाद आपका 5वां जो है आपका द्विगु के बाद द्वंद्व समास आ जाती है, ठीक है, द्वंद्व समास। और आप लास्ट में तो जानते हैं 6ठा क्या होता है, बहुव्रीहि समास। ये आपका समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अब अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 1 2 3 4, अब तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर तो बताए हैं 4 भेद 6 भेद, और यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है जो कि 1 2 3 4 है। आप करे तो करे क्या,
तो ये बताते हैं कि समास के अगर मुख्य रूप से पूछा जाए या प्रकरण पूछा जाए तो 4 प्रकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका अव्ययी भाव हो जाता है, दूसरा आपका तत्पुरुष समास हो जाता है, और तत्पुरुष समास का ही भेद होता है कर्मधारय समास, जो कि हम इसको कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष, यानी कि उसी के सिमिलर। और कर्मधारय समास का ही एक भेद होता है, फिर इसका भेद होता है द्विगु समास। ठीक है, क्या होता है? द्विगु समास, संख्या पूर्वे द्विगु। तो ये आपका हो जाता है 1 2, ये तो इसी का हो गया 3, अब 4। कितने हो गए समास के? मुख्य रूप से 4 भेद हुए। ठीक है, अब बोलेंगे भैया समास के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। हम बोल रहे हैं मुख्यतः 5 भेद होते हैं। आप बोलेंगे सर जी क्या बता रहे हैं, अभी बोले 6 भेद होते हैं, फिर 4 कर दिए, फिर 5 कर दिए, अब तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी। तो अब ये बताते हैं कि समास के मुख्यतः कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद भी होते हैं, 4 भेद भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। तो हम बताए थे कौन? बड़द राजा 4 के अनुसार, 4 के अनुसार समास के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। और भट्टोदीक्ष के अनुसार समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इनके अनुसार ये बताए थे 4 भेद होते हैं, और ये बताए थे बड़द राजा 4 बताए थे 5 भेद होते हैं। तो 4 भेद इसके अनुसार होते हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ठीक है, अब इसके अनुसार कैसे भैया 5 कर दिए तो बताते हैं। तो इसके अनुसार एक होता है विशेषण रूप आपका हो जाता है केवल समास। क्या होता है? विशेषण रूप केवल समास, ये आपका केवल समास है। अब केवल समास किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। केवल समास किसे कहते हैं? जिसमें कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि किसी भी समास का उपयोग ना हो, किसी समास का पद ना लगे, किसी भी समास का पद उसमें नियम ना लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? केवल समास कहेंगे। ठीक है, विशेषण रूप केवल समास। तो ये हमारा केवल समास इनके अनुसार श्री राजा बड़द 4 के अनुसार हुआ था केवल समास। तो आपको ये मैंने नहीं देता है, आपको पढ़ने हैं 4 समास या फिर 6 समास। तो हम 4 समास को लेंगे और 6 समास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आपका आ जाता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो फिलहाल इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं और फिर से करेंगे अव्ययी भाव समास को लेकर हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपका है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसमें कि प्रथम पद या फिर पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भावा समास। अब यह इस सूत्र को पहचानते हैं जिसमें कि पहला पद की प्रधानता हो। प्रधानता मतलब क्या होती है? प्रधान मुखिया हो। जिसमें कि पहला पद की प्रधानता हो वो हमारा क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अब अव्ययी भाव समास को किस प्रकार से पहचानेंगे? तो अव्ययी भाव समास में आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद जब भी रहेगा वो उपसर्ग रहेगा। अब आप उपसर्ग को दिमाग में रखना है आपको। उपसर्ग से आप पता कर सकते हैं कि जिसमें उपसर्ग पहले हो वो हमारा क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। यानी कि अगर हम देते हैं उपनगरम, ठीक है, उपनगरम, तो इसका अगर विग्रह करते हैं तो क्या होती है? नगरम समीपम या फिर नगर के समीप। तो ये हमारा उप क्या है? उप हमारा हो गया उपसर्ग। और अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होगा और उपसर्ग ही अव्यय कहलाएगा और वो हमेशा भैया रहेगी नपुंसक लिंग में। ठीक है, जब भी रहेगी नपुंसक लिंग में रहेगी। और हाँ, एक बात और आपको नोट करना है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अव्ययी भाव समास में जहां पे दुर्घुकर होगा, यानी कि अंतिम पद में जब दुर्घुकर होगा
तो उसको हम क्या कर देंगे, बदल देंगे हर्षुकर में। जैसे कि उप नदी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उपसर्ग हो गया, यानी कि अव्यय हो गया। और नदी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, संज्ञा। और हाँ, बाद वाले पद आपका होगा संज्ञा होगा, इसमें अव्यय पद में बाद वाला आपका संज्ञा होगा और पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। और इसका जब विग्रह कर दिए तो एक नया पद बनेगा, तो उप नदी। अब नदी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी बताए थे, पहला में आपको क्या करना है, प्रथम में रखकर अगर दीर्घिकर है तो जब नया पद का निर्माण होगा तो वो आपका हर्षिकर में बदल जाएगा। दुर्घुकर होगा तो नया पद जब निर्माण होगा तो हर्षुकर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहां से जहां पे आपको याद रखना है कि जिसमें कि पहला पद क्या हो, प्रधान हो, प्रथम पद की प्रधानता हो, क्या कहलाएगा, पहला पद की प्रधानता हो, अव्ययभाव समास कहलाएगा। और अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है और उपसर्ग होता है, अव्यय भी वही होता है और हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। प्लस लास्ट में अगर उत्तर पदार्थ में, उत्तर पद में अगर हर्षिकर दुर्घुकर हो तो वो क्या कहलाएगा, वो हर्षुकर में बदल जाएगा, या फिर दीर्घिकर रहे तो हर्षिकर में वो बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है हमारा, अगला आपका है तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या है, तत्पुरुष समास। दूसरा आप क्या हो गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब भैया तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। पहला हम बताए थे जिसमें कि आपका उपसर्ग जो रहेगा वही अव्यय रहेगा, क्योंकि अव्ययभाव समास में रहेगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी पहला पद उपसर्ग रहेगा हमको आंख बंद करके मानना है अव्ययभाव समास में। ठीक है, अब यहाँ पे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का क्या होता है, उत्तर पदार्थ प्रधानी तत्पुरुष समास। पहला में क्या पढ़े थे, पहला में पढ़ते थे प्रथम पद की प्रधानता हो और इसमें उत्तर पद यानी कि बाद वाले पद की क्या हो, प्रधानता हो। अब दो पद दिया गया है, यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, राज्ञा पुत्र। ठीक है, राज्ञा पुत्र। अब यहाँ पे राज्ञा जब पुत्रा है तो यहाँ पे राजपुत्रा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे राज्ञा पुत्रा मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र, यानी कि राजा का बेटा क्या कहलाएगा, राजपुत्रा कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक और बात ध्यान रखना है, ये क्या है, उत्तर पदार्थ की यहाँ पे प्रधानता हुई है, यानी कि पुत्र की प्रधानता हुई है। अगर पुत्र उसके बाद में नहीं लगेगा तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा, वो राज्ञा ही, राजा ही कहलाएगा, यानी कि राजपुरुषा है। जब तक उसके माथे पर राजा का मुहर नहीं लगा हुआ है तब तक वो आम आदमी है। और जो ही इसके पहले लग गया, यहाँ पर राज्ञा लग गया और लास्ट में पुरुष है, उत्तर पदार्थ में पुरुष की प्रधानता हो रही है, तो अगर इसका मुहर लग गया राजा का तो वो हम आपका क्या हो गया, राजपुरुषा हो गया। क्लियर है। और इस बात को अगर आपको याद करना है तो आपको इसमें एक बात को नोट करना है कि अगर तत्पुरुष समास को किस प्रकार से पहचानेंगे, तो तत्पुरुष समास में आपको एक बात को ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास हमेशा कारक चिन्ह में रहती है। आपके कारक चिन्ह सप्तमी विभक्ति तक जो भी कारक का चिन्ह अगर लगा रहे, आपकी हिंदी व्याकरण में या फिर संस्कृत व्याकरण में आपको लगा रहे, तो वो आपको हमेशा याद रखना है कि ये हमारा तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है, अब ये जानते हैं कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 भेद होते हैं। ये आपका हो गया सिर्फ तत्पुरुष समास। अभी मैंने बताया नहीं तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 भेद होते हैं, कौन कौन से। अब कारक चिन्ह किस लिए बोले ये भी बता देते हैं। कारक चिन्ह इसलिए होता है क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यानी कि तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, या उपभेद कह लीजिए इसके, या इसके प्रकार बोल लीजिए। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद में द्वितीय में, जिसमें कि द्वितीय विभक्ति का लगा रहे वो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति लगा रहे तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति का लगा रहे हो चतुर्थी तत्पुरुष, उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति तक लगा रहे हैं तो सप्तमी विभक्ति का तत्पुरुष वो कहलाएंगे। क्लियर है। अब उसमें भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे कि मासेन पूर्व। ठीक है, एक हम एग्जांपल लिए मासेन पूर्व, यानी कि महीना के पहले, महीना के पहले। अब यहाँ पे क्या है, महीना के यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है कर्ता ने, और ये आपका तृतीय विभक्ति मारा है। ठीक है,
ये तृतीय विभक्ति में आ रहा है। तो तृतीय विभक्ति अगर पूछा जाए कि ये किस तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो आपको याद रखना है कि ये लगा हुआ तृतीय तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार से आपको सप्तमी विभक्ति तक याद रखना है इसमें कि कोई भी अगर कारक चिन्ह रहे तो आपको तत्पुरुष समास ही मारना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एक ही शॉर्ट में क्लियर करने वाले हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है, अभी बताए थे, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होता है या इसका सूत्र क्या होता है भैया, लिख लेते हैं। कर्मधारय का होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें कि समास का, तत्पुरुष समास का ही भेद लगे, उसका सब कुछ उसी में लगे, टोटल चीज जितने भी उसमें लगे हुए हैं समानाधिकरण, उन्हीं के सिमिलर आपका हो जाता है कि दोनों क्या हो, विभक्ति में हो, एक ही विभक्ति में हो। इसमें आपको याद रखना है कि जब दोनों एक ही विभक्ति में या दोनों पद एक ही विभक्ति में हो तो वो कर्मधारय समास कहलाएंगे। यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि कृष्णा सर्प। ठीक है, कृष्णा सर्प। और हाँ, एक और इसमें होता है विशेषण, विशेष जो होता है जिसमें कि विशेषण बतलाता है विशेष का कि ये क्या है। एग्जांपल लेते हैं, यह पंखा, ये क्या है, काला सांप। ये कृष्णा सर्प मतलब होता है काला सांप। अब काला सांप यहाँ पे क्या है, विशेषण क्या कर रहा है, विशेष को बतला रहा है कि हाँ ये काला सांप है। ठीक है, तो जिसमें विशेषण विशेषता की बतलाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। तो कर्मधारय समास आपका क्या हो गया, कृष्णा सर्प महान पुरुष, महान पुरुष। अब यहाँ पे विशेषण बतला रहा है ना, विशेषण। अब गोरा लड़का, अब वहां पे क्या उसका विशेषण, विशेष बतला रहा है, वो क्या है, विशेषण का विशेष बतला रहा है कि हाँ वो गोरा लड़का है, ये गाड़ी है, ये काली गाड़ी है, ये उजली गाड़ी है, ये नीली गाड़ी है। ठीक है, जिसमें कि विशेषण विशेष होता है वो कर्मधारय समास होता है। अगला बढ़ते हैं, आपको इस पे याद रखना है कि जिसमें विशेषण विशेष होगा वो हमारा कर्मधारय समास होगा। अब इसी का ही एक फिर भेद होता है जो कि जानते हैं, द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास का जो सूत्र होता है संख्या पूर्वे दुगु। ठीक है, डीपली जाएंगे तो काफी डीपली हो जाएगी क्योंकि इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, संख्या पूर्वे के, कर्मधारय के कई प्रकार होते हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर पढ़ना है और ऊपर में सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको मिल जाएगी, बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगी और यहाँ पे भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या पूर्वे द्विगु। ठीक है, संख्या पूर्वे द्विगु यानी कि जिसमें कि पद से पहले क्या हो, संख्या पूर्वे लगा हो, यानी कि कोई पद है और उससे पहले, उसके पद से पहले वो लगा हो संख्यावाची या संख्यावाची पूर्वे द्विगु या संख्यावाची संख्या का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। यानी कि हम अगर लेते हैं त्रिभुवन, त्रिभवन लिख देते हैं। ठीक है, त्रिभवन यानी कि तीन मुख वाला भवन आपका कहलाएगा त्रिभवन। यहाँ पे क्या है, संख्या का बोध हुआ है, जब संख्या का बोध होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो द्विगु समास कहलाएगा। चौराहा, चार का राह वाला चौराहा। ठीक है, पंचवटी, पांच वाली बटी वो हमारी क्या कहलाएगी, पंचवटी। समाहारा में से होता है पंचवटी समाहारा सब। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिसमें कि क्या हो, संख्या का बोध हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। अब आ जाते हैं, अगला आपका है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं, तो द्वंद्व समास का होता है चार्थे द्वंद्व। क्या होता है, चार्थे द्वंद्व। देखिए टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चार्थे द्वंद्व जिसमें कि च के अर्थ में, च मतलब क्या होता है, च मतलब और होता है, जैसे कि माता चौ पिता चौ, माता और पिता, हिंदी में क्या पढ़ते हैं उसको, माता और पिता, और संस्कृत में पढ़ते हैं माता चौ पिता चौ, तोमेव माता पिता चौ तोमेव बंधु चौ सखा। उसी प्रकार माता चौ पिता चौ, तो यहाँ पे जब चौ के अर्थ में लगा रहे शब्द में तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। यानी कि अगर हम देते हैं राम कृष्णो, ठीक है, राम कृष्णो दे देते हैं, माता पितरों कर देते हैं,
औकर के अर्थ में लगने वाला आपका द्वंद्व समास होगा, या फिर अगर आपको जहां भी देखे संस्कृत में ओकर लगा हुआ वो द्वंद्व समास रहेगा। और हिंदी में आपको अगर रहे कि माता और पिता कौन सा समास है भैया, तो आपको बताना है कि ये द्वंद्व समास है। तो इसमें क्या है, राम कृष्णा, यानी कि रामश्चो कृष्णा चो, ठीक है, माता चो पिता चो। उसी प्रकार चो के अर्थ में लगने वाला हमेशा द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। और भैया अब लास्ट बढ़ जाते हैं आपके बहुव्रीहि समास। देखिए सबसे हल्का अगर आपका है ना बहुव्रीहि समास है, और सबसे भारी भी है तो बहुव्रीहि समास है। कैसे है बताते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मिटाते हैं, वो बहुव्रीहि समास को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो करते हैं बच्चे बहुव्रीहि समास में आकर करते हैं। कैसे करते हैं, तो बहुव्रीहि समास को होता है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि समास। अब भैया मैंने पढ़े थे क्या है, प्रथम पद प्रधाने अव्ययभाव समास, उत्तर पदार्थ प्रधाने तत्पुरुष समास, उसके बाद समानाधिकरण तत्पुरुष, चार थे द्वंद्व समास, संख्या पूर्वे द्विगु समास। अब इसमें आ गया अन्य पदार्थ प्रधाने बहुव्रीहि समास। हम यहाँ पे लिख देते हैं अन्य पदार्थ प्रधाने बहुव्रीहि समास, ठीक है। गौर से देखिएगा यहाँ पे अन्य पदार्थ प्रधाने बहुव्रीहि समास। अब जिसमें कि अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, यानी कि ना ही प्रथम पद की प्रधानता हो, ना ही कि उत्तर पदार्थ की प्रधानता हो, इसमें कि अन्य पदार्थ की प्रधानता हो। अब भैया बोलेंगे अन्य पदार्थ होता क्या है, बताते हैं। अन्य पदार्थ होता है जब दो पद आपस में मिलकर एक नया पद का निर्माण करेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है, ठीक है। और जब दो पद आपस में मिलकर एक नया पद का निर्माण करके एक अन्य पद का निर्माण करेंगे, दो पद तो मिलेंगे आपस में, लेकिन वो पद निर्माण ना करके वो दूसरे कोई अन्य पदार्थ पद की निर्माण करेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। नहीं समझे बताते हैं। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा सटीक बनता है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं दशानन लिख देते हैं, ठीक है, दशानन। अब जिसके 10 आनन हो, यानी कि दशानन यशस्य सा, ठीक है, ये इसका विग्रह सूत्र हुआ, ठीक है, जिसमें होगा यशस्य सा, उसमें आपको रखना है बहुव्रीहि समास। दशानन जिसके 10 आनन यशस्य होगा, 10 आनन यशस्य से, जिसके 10 मुख हो तो हमारा क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अब यहाँ पे दशानन यशस्य सा, यानी कि 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला। अच्छा आप हमको बताइए, यहाँ पे कोई विग्रह आपको लग रहा है, विग्रह तो हम कर दिए और इससे कोई नया पद तो नहीं बन रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि 10 सिर वाला क्या कहलाता है, रावण कहलाता है। अब हमको बताइए, हम लिखिए दशानन, विग्रह किए दशानन यशस्य सा, और निकला पद कौन सा, रावण। उसी प्रकार के पीताम्बर, अब यहाँ पे पीत अम्बरम यशस्य सा, ठीक है, पीत अम्बरम यशस्य सा। अब इससे अगर हम एक नया पद का निर्माण करते हैं तो जिसका पीला अंबर हो, तो पीला अंबर किसका रहता है, विष्णु को होता है। तो अगर हम विष्णु यहाँ पे दिए, लिखिए ये विग्रह किए ऐसा, निकला ये, मतलब कि पूरा अलगे पद का निर्माण कर रहा है, कोई दूसरे पद का निर्माण कर रहा है, लेकिन वो पद का निर्माण नहीं कर रहा है जो हम चाह रहे हैं। यानी कि अब विभव समास में क्या था कि हम दो पद को एक साथ किए और जो पद का निर्माण हो प्रथम विभक्ति में हो, जो कि प्रथम विभक्ति में हो, और जो नया पद का निर्माण किया है उसी के रिलेटेड हो रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पिता अम्बरम है, पीतम यम्बरम यशस्य, जो कि विष्णु का अवतार होता है, जो पीला वस्त्र धारण करने वाला, वो हमारा क्या कहलाएगा, विष्णु कहलाएगा। तो यहाँ पे अन्य पद की प्रधानता यहाँ पे हुई है, या अन्य पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे सीधी बात में जाने की बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो हमारा क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। क्लियर है। तो ये आपका
पूरे संपूर्ण समास का एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में टोटल समास कवर हो गया। अब आपको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं समास को। पहला बताए थे कि जिसमें प्रथम पद की प्रधानता हो अव्ययभाव समास कहलाएगा, जो कि अव्यय हमेशा उपसर्ग रहता है और प्रथम पद में रहेगी और हमेशा नपुंसक लिंग में रहेगी। और एक और बात, उसमें अगर दीर्घिकार लगा हुआ है पद में, विग्रह में, तो आगे चल के जो पद बनेगा वो हर्षिकर हो जाएगी। दुर्गुकर है तो हर्षुकर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा हम पढ़े थे तत्पुरुष समास, यानी कि उत्तर पदार्थ की जिसमें प्रधानता हो, यानी कि मुखिया हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। तीसरा पढ़े थे हम कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कि जिसमें कि विशेषण विशेष का बोध हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। चौथा पढ़े थे हम द्विगु समास, संख्या पूर्वे द्विगु, जिसमें कि संख्यावाची का बोध हो, कोई शब्द से पहले, पद से पहले संख्या का बोध हो, तो हम संख्यावाची द्विगु का नाम पढ़े थे हम द्वंद्व समास को लेकर के, जिसमें कि चौ के अर्थ में लगा हो, यानी कि और के अर्थ में लगा हो या औकर के अर्थ में लगा हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। और लास्ट हम पढ़े हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता हो, जिसमें कि दूसरा पद ना आकर के कोई अन्य पदार्थ की प्रधानता हो जाती है या अन्य पद निकल के आ जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। या फिर आपको ये बात याद रखना है कि भगवान का नाम जो रहता है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी महत्वपूर्ण लगी हो, और अगर हेल्पफुल लगी हो और महत्वपूर्ण लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना है, और नीचे जो सब्सक्राइब का आइकन है ना, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम चीज के क्रॉस हैं, थोड़ा सा पहुंचने वाले हैं 4000 सब्सक्राइबर के नजदीक। तो जरूर से जरूर इतना सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।